एक आदमी जिसने कोकेन से $80 मिलियन का एम्पायर खड़ा किया, 10,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत का कारण बना और कई बार तो अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए पूरा का पूरा प्लेन ही उड़ा दिया। एक ऐसा आदमी जिसने बचपन में अपनी जिंदगी को चोरी से शुरू किया था। ये किसे पता था कि वही आदमी एक दिन दुनिया का सबसे अमीर इंसान और सबसे बड़ा गैंगस्टर बन जाएगा। मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो कोई आम क्रिमिनल नहीं था। ये था दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग डीलर, गरीबों के लिए रॉबिन हुड और द किंग ऑफ कोकेन के नाम से जाना जाने वाला पाब्लो एस्कोबार। एक ऐसा इंसान जो हर हफ्ते लगभग $420 मिलियन यानी आज के वक्त के लगभग 3,600 करोड़ रुपए कमाता था। पाब्लो एस्कोबार इतना अमीर था कि एक वक्त पर ये कोलंबिया की 65% जीडीपी को अकेले होल्ड करता था। एक आर्टिकल के मुताबिक इसके एनुअल इनकम का 10% $2.1 बिलियन यानी लगभग 18,000 करोड़ रुपए सिर्फ चूहे कुतर जाते थे या फिर सीलन की वजह से वो खराब हो जाते थे। एक ऐसा इंसान जिसे एक तरफ तो बहुत नफरत मिला, वहीं दूसरी तरफ बहुत प्यार। दोस्तों, आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये इंसान इतना अमीर कैसे बना, इसने इस बुलंदी तक पहुंचने के लिए क्या क्या कारनामे किए, आखिर वो कौन लोग थे जो इसे अपना मसीहा मानते थे, इसे किंग ऑफ कोकेन क्यों कहा जाता था, इसकी मौत कैसे हुई। आइए जानते हैं पाब्लो एस्कोबार की पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। दोस्तों, पाब्लो एस्कोबार 1 दिसंबर 1949 को कोलंबिया के एक छोटे शहर रियो नेग्रो में पैदा हुआ था। उसके पिता एक किसान थे और माँ एक स्कूल टीचर। पाब्लो के जन्म के बाद उसकी पूरी फैमिली मेडेलिन शहर में शिफ्ट हो गई, जहाँ पाब्लो एस्कोबार का पूरा बचपन बीता। बचपन में वो लॉयर या फिर प्रेसिडेंट बनना चाहता था, लेकिन उसके पिता की इतनी कमाई नहीं थी। वो जैसे तैसे अपने माँ की कमाई से ही पढ़ रहा था। जब पाब्लो कॉलेज में गया तो उस वक्त उसकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, जिसकी वजह से उसने अपनी पढ़ाई बीच ही में छोड़ दी और छोटी मोटी चोरियां शुरू की। पाब्लो ने ये खुद से वादा किया था कि अगर वो 25 साल की उम्र तक 1 मिलियन पेसोस नहीं कमा पाया तो वो खुदकुशी कर लेगा। उसने छोटी चोरियों से कुछ बड़ा सोचा और लग्जरी कार्स चुराना शुरू किया, जिसकी वजह से वो साल 1974 में जेल भी गया था। उसने बीच में किडनैपिंग भी शुरू की, जिसमें वो अमीर लोगों को किडनैप करता और उसके बदले फिरौती मांगता। साल 1971 की गर्मियों में उसने कोलंबियन बिजनेसमैन डिएगो एचेवारिया को किडनैप कर लिया और उसके बदले $50,000 की फिरौती मांगी, जो उसे मिल भी गई। लेकिन पाब्लो एस्कोबार को यहाँ रुकना नहीं था, उसे अपना दबदबा बनाना था। इसलिए फिरौती मिलने के बाद भी उसने डिएगो एचेवारिया को जान से मार दिया और इन्हीं सब की वजह से उसने अपना वादा पूरा किया और सिर्फ 22 साल की उम्र में ही मिलियनर बन गया। साल 1980s में जब अमेरिका में कोकेन की डिमांड बढ़ रही थी, तब एस्कोबार ने सोचा कि ये इसके लिए एक गोल्डन चांस बन सकता है। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक नेटवर्क बनाया और कोकेन की स्मगलिंग शुरू की। उसने अपनी पहली बड़ी डील $5,000 की थी, लेकिन उसका टारगेट इससे कई ज्यादा था। लेकिन सवाल ये था कि एक इंसान जो अभी अभी क्रिमिनल बना है, वो इतने बड़े टारगेट को पूरा कैसे करेगा। पाब्लो ये जानता था कि जितना पैसा वो 10 किडनैपिंग करके कमाता है, उससे कई ज्यादा वो सिर्फ एक कोकेन का पैकेट डिलीवर करके कमा सकता है। इसलिए उसने दिमाग लगाया और सबसे पहले रिश्वत देना चालू किया। उसने कई पुलिस ऑफिसर्स को खरीदा और कई पॉलिटिशियंस को भी, और ऐसे लोग जो नहीं बिके और पाब्लो के खिलाफ खड़े हो गए, उन्हें पाब्लो ने रास्ते से ही हटा दिया। एक ऐसा सिस्टम बन गया जहाँ पैसा भी बह रहा था और खून भी। ये वही वक्त था जब मेडेलिन कार्टर जैसे ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ, जिसने कोकेन को एक ग्लोबल बिजनेस बनाया था। साल 1970s के दशक में ही पाब्लो ने एक 15 साल की लड़की से शादी की और मेडेलिन कार्टेल का बॉस बन गया। पाब्लो पहला ऐसा इंसान था जो यूएस बॉर्डर के अंदर घुसकर वहां के लोगों को ड्रग्स बेचता था, जिससे बहुत ही जल्द अमेरिका में लोगों को कोकेन की लत लग गई। पाब्लो एस्कोबार हर महीने लगभग 70 से 80 टन कोकेन अमेरिका में सप्लाई करता था, जिससे उसे अंधा पैसा मिलता था। कुछ ही महीनों में पाब्लो कोलंबिया का सबसे अमीर इंसान बन गया। उसने कुछ ही महीनों में अरबों डॉलर्स कमा लिए, लेकिन इतना पैसा रखने के लिए अब उसे प्रोटेक्शन की जरूरत थी, जिसके लिए उसने अपनी एक प्राइवेट आर्मी बनाई। इस आर्मी में लगभग 5,000 से भी ज्यादा लोग थे। लोकल पुलिस तो पहले से ही पाब्लो की मुट्ठी में थी। इसके अलावा उसने कोलंबिया के 10 से 15% मिनिस्टर्स को भी खरीद लिया। पाब्लो की जितनी प्रोटेक्शन बढ़ रही थी, उसके दुश्मन भी उतने ही बढ़ रहे थे और अपने दुश्मनों को कम करने के लिए पाब्लो कई बार तो बॉम्ब ब्लास्ट भी करवाता। साल 1989 की बात है जब एवियांका फ्लाइट 203 को पाब्लो के कहने पर बॉम्ब से उड़ा दिया गया, क्योंकि पाब्लो का एक बड़ा दुश्मन इस फ्लाइट से सफर करने वाला था। इस ब्लास्ट में टोटल 107 लोग मारे गए, लेकिन ये काफी नहीं था। कोलंबिया में वॉयलेंस इतना बढ़ गया कि हर रोज लगभग 20 से 30 लोग ड्रग वॉर में मारे जाते थे, लेकिन फिर भी पाब्लो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। साल 1980 तक उसके पास 142 प्लेन्स, 20 हेलीकॉप्टर और 32 यॉट्स थे। अगर आपको ये ज्यादा लग रहा है तो मैं आपको बता दूं कि पाब्लो के पास कोकेन स्मगल करने के लिए 2 सबमरीन्स भी थी। समझ रहे दोस्तों, सबमरीन्स जो आज के वक्त भी कई देशों के पास नहीं है। पाब्लो ड्रग डिलीवरी में किंग बन चुका था। ये ड्रग्स स्मगल करने के लिए ऐसी ऐसी तरकीबें लगाता जिसे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले ये मछलियों के पेट में कोकेन डालकर स्मगल करता था, लेकिन ये तरीका ज्यादा दिन तक काम नहीं आया। इसके बाद पाब्लो ने एक
एक नया आइडिया ढूंढा। वो कई सारे जीन्स खरीदता और उन्हें कोकेन के लिक्विड सॉल्यूशन में डुबा देता, जिससे जीन्स कोकेन को सोख लेती और फिर इन जीन्स को सुखाकर पैक कर दिया जाता। जीन्स होने की वजह से ये आसानी से दूसरे देशों में भेज दिए जाते और वहाँ पेब्लो के आदमी इन जीन्स को केमिकल सॉल्यूशन में डुबाकर कोकेन को बाहर निकाल लेते और फिर उसे बेचते। ये आइडिया बहुत दिनों तक काम किया, लेकिन एक दिन ये खबर लीक हो गई और पुलिस ऑफिसर्स ने सारा माल सीज कर लिया। आप यकीन नहीं करेंगे कि पेब्लो ने इसके बाद क्या किया। उसने इस बार जीन्स को छोड़कर कार्डबोर्ड बॉक्सेस को चुना, जिसमें इन जीन्स को पैक कर भेजा जाता था। वो अब इन बॉक्सेस को लिक्विड सॉल्यूशन में डुबोता और इसे सुखाकर इसमें जीन्स पैक करके भेज देता। ऑफिसर्स जीन्स चेक करते, लेकिन उन्हें जीन्स में कुछ नहीं मिलता और ये सारे कोकेन से लदे ट्रक आसानी से बॉर्डर क्रॉस कर जाते। ये तरीका बहुत काम किया, जिसकी वजह से पेब्लो हर दिन 15 से 20 टन कोकेन डिलीवर करता था। पेब्लो के रास्ते में जो भी आता उससे पेब्लो एक ही सवाल पूछता, प्लाटा या प्लूम। ये पेब्लो एस्कोबार का एक नियम था, जिसका मतलब था चाहे तुम मुझसे घूस ले लो और मेरे साथ मिल जाओ, मैं तुम्हें इतना घूस दूंगा कि तुम्हारी सातों पुश्तें आराम से बैठ कर खाएगी। लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे खानदान को जान से मार दूंगा। ज्यादातर लोग घूस लेकर पीछे हट जाते थे, लेकिन जो नहीं हटता उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ती। पेब्लो एस्कोबार के पास इतना पैसा आ गया कि अब उसे इसे रखने में दिक्कत हो रही थी। उसके पास पहले ही 800 से भी ज्यादा लग्जरी मैंसन्स थे, फिर भी उसे पैसे छुपाने में दिक्कत हो रही थी, जिसके बाद वो इन पैसों को जमीन खुदवा कर गड्ढों में छुपाने लगा। पेब्लो एस्कोबार का एक बहुत ही फेमस किस्सा है। एक रात जब पेब्लो की फैमिली को ठंड लग रही थी, तब उसने ठंड से बचने के लिए कैश जलाना शुरू किया। रात भर में उसने $2 मिलियन यानी 17 करोड़ रुपए जला दिए। पेब्लो के पास पैसा बहुत था और वो ये कहीं न कहीं जानता था कि अगर उसे इस पैसे को और अपनी जान को बचाना है तो गवर्नमेंट का उसकी जेब में रहना बहुत ही जरूरी है। पेब्लो ने उस वक्त कोलंबियन गवर्नमेंट को यह ऑफर दिया कि अभी मुझसे $10 बिलियन ले लो और बदले में मेरे धंधे को सपोर्ट करो। लेकिन उस वक्त गवर्नमेंट नहीं बिकी और उन्होंने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, जिसके बाद पेब्लो ने खुद पॉलिटिक्स में उतरने का फैसला किया। पेब्लो एस्कोबार अपनी मनी पावर का इस्तेमाल करता है। वो कई चर्चेस, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, स्टेडियम्स और गरीबों के लिए कई घर भी बनवाता है ताकि उसे आम सिविलियंस पसंद करने लगे और वो इलेक्शंस जीत जाए। दोस्तों, यही वो वजह है जिसकी वजह से लोग पेब्लो को रॉबिन हुड कहते थे। पेब्लो बहुत शातिर था। वो जानता था कि बिना जनता के वो इलेक्शन नहीं जीत सकता है, इसलिए उसने आम जनता में पैसे बांटना भी शुरू किया, जिसकी वजह से उसे साल 1982 में कोलंबियन पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के लिए एक अल्टरनेटिव मेंबर के पद पर चुना गया। लेकिन पेब्लो ज्यादा दिन तक इस पोस्ट पर नहीं रह पाया। 2 सालों के बाद क्रिमिनल एक्टिविटीज की वजह से उसे इस पद से इस्तीफा देना पड़ा। पेब्लो पॉलिटिक्स में दोस्ती बढ़ाने के लिए उतरा था, लेकिन हुआ इसका उल्टा। उसके कई दुश्मन बन गए, जिसे पेब्लो ने धीरे धीरे खत्म करना शुरू किया। उस वक्त कोलंबिया में हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। साल 1992 के वक्त कोलंबिया मर्डर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन गया था। सिर्फ उस साल कोलंबिया में लगभग 28,237 मर्डर्स हुए थे, जिससे सरकार पर इंटरनेशनल प्रेशर बना और सरकार को सामने आना पड़ा। उस वक्त के कोलंबियन प्रेसिडेंट थे सीजर गेवेरिया। ये पेब्लो के वही दुश्मन थे जिन्हें मरवाने के लिए पेब्लो ने साल 1989 में एवियांका फ्लाइट 203 में बॉम्ब ब्लास्ट करवाए थे। लेकिन लकीली उस फ्लाइट में सीजर गेवेरिया थे ही नहीं। इंटरनेशनल प्रेशर के बाद इन्होंने पेब्लो को कोलंबियन गवर्नमेंट के सामने सरेंडर करने के लिए कहा, जिसके जवाब में पेब्लो ने 2 शर्तें रखी। पहली शर्त ये थी कि कोलंबिया यूएसए के साथ एक्सट्रेडिशन ट्रीटी खत्म कर देगा। इस ट्रीटी के मुताबिक एक देश अपने क्रिमिनल्स को अमेरिका के जेल में भेज सकता था, जिससे पेब्लो नफरत करता था। उसका कहना था कि यूएस के जेल में रहने से अच्छा मैं कोलंबिया के जमीन ही में दफन हो जाऊं। उसकी दूसरी शर्त ये थी कि वो सरेंडर तो कर देगा, लेकिन वो रहेगा अपनी खुद की बनाई हुई जेल में। कोलंबियन सरकार के ऊपर इंटरनेशनल बहुत प्रेशर था, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी गवर्नमेंट को इन शर्तों को मानना पड़ा। पेब्लो एस्कोबार की बनाई हुई जेल का नाम था ला कैथेड्रल, और इसे जेल नहीं 5 स्टार होटल कहना ज्यादा सही होगा। इसमें ऐशो आराम की सभी चीजें थी, स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, एसी रूम्स, कैसीनो, वाटरफॉल और एयरपोर्ट, सब कुछ। इस जेल में गार्ड्स भी खुद पेब्लो एस्कोबार के ही थे। पेब्लो ने अपना बिजनेस भी बंद नहीं किया, वो जेल ही से अपना बिजनेस चला रहा था। ये सब देखते हुए कोलंबियन गवर्नमेंट ने पेब्लो को इस जेल से शिफ्ट करने के लिए अपने ऑफिसर्स भेजे, लेकिन ऑफिसर्स के पहुंचने से पहले ही पेब्लो एस्कोबार अपने साथियों के साथ फरार हो चुका था। अगले 2 सालों तक एस्कोबार गायब रहा। इसे ढूंढने के लिए यूएस ने और कोलंबियन गवर्नमेंट ने एक टीम बनाई, जिसका नाम रखा गया सर्च ब्लॉक। इस टीम में 600 से भी ज्यादा ऑफिसर्स 24 घंटे पेब्लो एस्कोबार को ढूंढते रहते थे। फिर वो तारीख आती है जिस दिन से ये सब कुछ शुरू हुआ था, 1 दिसंबर 1993, पेब्लो एस्कोबार का 44th बर्थडे। सेलिब्रेशन चल ही रहा था कि तभी पेब्लो ने अपने परिवार से बात करने के लिए एक कॉल किया, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। कॉल को सर्च ब्लॉक के ऑफिसर्स ने ट्रेस कर लिया। पेब्लो मेडेलिन शहर के एक छोटे से घर में छुपा हुआ था। उसी दिन ऑफिसर्स लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और पेब्लो और उसके सभी साथियों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। पेब्लो बचने के लिए फायरिंग करता है, लेकिन वो इस बार भाग नहीं पाता। पेब्लो एस्कोबार पर पूरे 3 गोलियां चलाई जाती है और उसे मार दिया जाता है। पेब्लो ने अपने पैसे कहां
छुपाए थे ये राज भी उसी के साथ चला गया। दोस्तों यही थी पब्लो एस्कोबार की पूरी कहानी और इस कहानी से हमें बहुत सीख भी मिलती है। पहली कि अगर पैसा और पावर के पीछे खून और वायलेंस हो तो वो कभी भी इंसान को सुकून की जिंदगी नहीं दे सकती है। पब्लो एस्कोबार ने भले ही $80 बिलियन कमाए हों, लेकिन उसकी जिंदगी दुश्मनों और मौत के डर से भरी हुई थी। दूसरी सीख ये मिलती है कि ड्रग ट्रेड एक ऐसा साइकिल है जो सिर्फ एक इंसान से नहीं है, बल्कि इसका एक सिस्टम चलता है। एस्कोबार की मौत ने इसे खत्म नहीं किया, अभी भी ड्रग ट्रेड्स चल रहे हैं। हर साल लगभग 400 टन से भी ज्यादा कोकेन पूरी दुनिया में सप्लाई होता है और यही हमें बताता है कि जब तक ग्लोबल करप्शन खत्म नहीं होगी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलना नामुमकिन है। सवाल ये है कि क्या आप अपनी कम्युनिटी में एक छोटे से बदलाव से शुरुआत कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों और फैमिलीज के साथ शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इससे कुछ सीख सके। मिलते हैं अगले किसी खास वीडियो में किसी खास टॉपिक के साथ। जय हिंद।